अच्छा जी, तो ये मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले हमने परफॉर्म करके दिखाई, ये वाली मैंने आपको। इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, ये दोनों ऐड होंगे तो आंसर वही आ जाएगा। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था ये वाली एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को फर्दर आप इम्प्रूव करें, फर्दर आप इसको देखेंगे तो बी प्लस बी इंटू सी, ये आपको रूल नंबर 10 नजर आ रहा है, जहां पे हमने एक पढ़ा था ए इंटू ए प्लस ए बी। याद करें, मैंने पढ़ाया था ए इंटू ए प्लस ए बी बराबर होता है किसके, ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में ए की जगह पे बी है और बी की जगह पे सी है, मगर इसका जो लॉजिक है बुनियादी वो यही वाला है। तो इसीलिए बी इंटू सी, बी प्लस बी इंटू सी बराबर हो जाएगा किसके, बी के। बाकी पीछे क्या बचा, बाकी बचा ए बी और ए सी जो कि सेम रहेगा। अब अगेन इसको आप देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है ए बी, उसके साथ प्लस हो रहा है बी। ठीक है, एसी को छोड़ दें, बीच में पड़ा हुआ है, बट आपको पता है कि ये कम्यूटेट एसोसिएटिव लॉ अप्लाई हो सकता है यहाँ पे, कि हमें इन तीनों में से कोई भी दो पहले ऐड कर सकता हूँ, तीसरे को वापस फिलहाल में रख लूंगा। ये मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी अभी अभी। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी और बी को आपस में ऐड कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, ए बी और बी आपस में जब ऐड होंगे तो अगेन ये वही वाली बात है कि बी प्लस ए बी या बी प्लस बी ए, तो वही रूल नंबर 10 अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। आंसर अगेन बी आ जाएगा, और बी सेम रखा, वहां से निकाला हमने, और ए सी सेम रखा हमने। तो सिर्फ आपने देखे, आपको मुश्किल कहाँ आ सकती है इस सिंप्लीफिकेशन में, कि आपको एक स्टेप के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सा रूल अप्लाई करना है, सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है आपने। और ये तब आइडेंटिफाई करेंगे जब ये 12 रूल्स और 3 प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई, या 3 लॉज, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और थ्योरम। तो लॉ, लॉज, थ्योरम और क्या था, रूल्स, ये 3 टर्मिनोलॉजी इस तरह से इन्होंने यूज की इस बुक ने। तो ये 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये तीनों अगर आपको फिंगर टिप्स पे होंगी तो इस तरह की सिंप्लीफिकेशन आप आसानी से कर सकते हैं। तो इन इन चीजों को थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, साथ में एक आधे क्वेश्चंस मैं असाइनमेंट के तौर पे आज दूंगा। एक असाइनमेंट और एक क्विज आज मैं जीसीआर पे अपलोड करूंगा, तो उसमें ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, वो आप खुद करेंगे तो आपको आसानी से ये चीजें समझ आ जाएंगी। सिंप्लीफिकेशन हो गई जनाब। सिंप्लीफिकेशन होके आपको मिला क्या, b प्लस ए सी। मतलब ये है इसका कि जहां पे आपको पहले ये एक्सप्रेशन था और ये सर्किट डायग्राम था, उसके अगेंस्ट में आपको अब ये एक्सप्रेशन मिला है और ये सर्किट डायग्राम मिला है। कितने गेट्स यूज हो रहे हैं, इसमें 2 गेट्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, और इसमें कितने गेट्स यूज हो रहे हैं, इसके अंदर 5 गेट्स यूज हो रहे हैं। अब नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स इसमें रिड्यूस हो जाएंगे। प्रोसेसिंग कैसे बच सकती है, यहाँ पे देखें गिने अगर तो ऑपरेशन कितने परफॉर्म हो रहे हैं, एक एंड ऑपरेशन यहाँ पे, एक और ऑपरेशन यहाँ पे, एक एंड ऑपरेशन यहाँ पे, एक और ऑपरेशन यहाँ पे, एक और ऑपरेशन यहाँ पे, एक एंड यहाँ पे, एक और यहाँ पे। तो ऑपरेशन चेक करें अगर तो आपके पास 7 ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं, इस परफॉर्म होंगे इस एक्सप्रेशन को का आउटपुट लेने के लिए। वेरेज अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर सिर्फ 2 ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, एक एंड का और एक और का। तो दैट इज हाउ इस तरह से आपको देखें, प्रोसेसिंग भी आपकी बच रही है ऑपरेशंस की, सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी भी बच रही है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जो है जुड़ी हुई हैं। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करने से बहुत सारा फायदा आपको, कॉस्ट बाय द वे, कॉस्ट का भी इसमें अमल दखल है। जहां पे आप 10 ट्रांजिस्टर्स लगा रहे हो वहां पे आप 2 ट्रांजिस्टर लगाएं तो उसकी कॉस्ट भी बचेगी। अब ये छोटी सी जो लॉजिक फंक्शन है, ये एक प्रोसेसर का 1% हिस्सा भी नहीं होगा। अगर आप किसी भी डिजिटल डिवाइस की प्रोसेसर की बात करेंगे तो उसका 1% हिस्सा भी इस पर्टिकुलर सर्किट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा, उससे इससे उससे भी ज्यादा होगा। 1% में इससे भी ज्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो अगर आप 1% में 3 ट्रांजिस्टर्स बचा लें सिर्फ एक ऑपरेशन के हिसाब से, तो थाउजेंड्स ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। पर ऑपरेशन 3 ट्रांजिस्टर बचाओ तो आप थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स बचा सकते हो। ठीक है,
तो ये बेसिकली फायदे हैं इस सिंप्लीफिकेशन के, थोड़ा कनेक्ट करने के लिए मैं आपको इसका एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपका कोई इससे सेंस बने, कॉज बने। जैसे अभी किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि सर ये कहाँ हमें नजर आएंगे ये सर्किट, तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर नजर आता है। अच्छा जी, आगे चले, कोई सवाल हो तो पूछ लें जल्दी से। सर मैं पूछूं? हाँ पूछो, तुम्हें कोई मना किया हुआ है मैंने कि ना पूछो? पूछो। ये कितने पता, ये पूछना चाह रहा हूँ, ये इसमें नंबर कितने हैं, ये जरा से बता दें कितने हो सकते हैं, किस तरीके से। कौन से नंबर कितने हैं? वो तो फॉर्मूला तो समझ में आ गया। हाँ नंबर कौन से? फॉर्मूला तो समझ में आ गया, लेकिन मतलब ए बी सी, मतलब कितने नंबर ऑफ टर्न, ये किस तरीके से पता लगेगा? बेटा आपका सवाल मैं समझ नहीं रहा हूँ, फिर से बताइए, सही से बताइए और जल्दी से बताइए। सवाल पहले समझ लो कि मैं पूछना क्या बोल रहा चाह रहे हूँ हो। मैं बोल रहा हूँ ये बता रहे हैं किस तरीके से पता लगेगा कि इसमें नंबर ऑफ टर्न कितने हैं इस सर्किट में। नंबर ऑफ टर्न्स तो है ही नहीं इसके अंदर, ट्रांसफार्मर डिजाइन थोड़ी करा रहा हूँ मैं कि नंबर ऑफ टर्न्स की बात हो रही है यहाँ पे। ट्रांसफर बेटा ये डीएलडी की क्लास है, आपको तो शायद लग रहा है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी हो रही है, डीएलडी है ये। नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है बेटा, डीएलडी इनपुट्स की है। बात नहीं कर, इनपुट्स है, नहीं वही आपकी जो बोल रहा हूँ। ये इनपुट्स इनपुट हैं। ही पूछ रहा हूँ, इनपुट कितने हैं? इनपुट्स तो तीन है, ए बी और सी, ये नजर आ रहे हैं, इनपुट तीन है, ए बी और सी। इनके अंदर जितने गेट्स लगे हुए हैं उसका मतलब है उतने ऑपरेशन है, ठीक है। अब अच्छा एक मतलब ऑपरेशन जैसे टू को, ए और बी यहाँ पे एंड हो रहा है तो एक ऑपरेशन ये हो गया, बी और सी यहाँ पे और हो रहे हैं तो नहीं एक जैसे ऑपरेशन। आपने जो फॉर्मूला बताया था, 2/4, मतलब इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ना? नहीं नहीं, वो ट्रूथ टेबल के लिए हेलो। होता है, इसके लिए नहीं होता है, इसके लिए नहीं होता है, वो ट्रूथ टेबल के लिए होता है। आप ना ये क्लास के बाद मुझसे ये सवाल पूछ लेना व्हाट्सएप। अच्छा जी, नेक्स्ट। इसी तरह के सिंप्लीफिकेशन हम इन एक्सप्रेशंस के साथ अगर कॉम्प्लीमेंट फंक्शन आ जाए, मतलब वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट भी हुए हुए हो, तो उनको यूज करते हुए भी हम ये सारा काम कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि एक एग्जांपल इसका करा दूं या फिर आपको असाइनमेंट में दूं और फिर उसको वहां पे डिस्कस करें, ऐसा कर लेते हैं। चले एक बता देता हूँ, ये वाला बता देता हूँ इनको। इनके अंदर डी मॉर्गन का भी यूसेज है और बाकी दीगर जो हमने सिंप्लीफिकेशन की है वो भी, उसका भी अमल दखल है। आपको कहा जा रहा है कि भैया ये बूलियन एक्सप्रेशन आपको गिवन है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि उसको, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोसेसेस मिनिमम लेवल पे डिक्रीज कर लीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जब भी कॉम्प्लीमेंट्स इन्वॉल्व हो, डी मॉर्गन का थ्योरम इन्वॉल्व होगा, और उसमें हम उसको यूं करते हैं कि जो होल कॉम्प्लीमेंट होते हैं उनसे जान छुड़ाते हैं। इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स फिर भी डील हो सकते हैं, जैसे ए और बी के ऊपर इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट है और ए बी और ए सी के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट है, तो हम इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट से इतने ज्यादा परेशान नहीं होते हैं जितना होल कॉम्प्लीमेंट से होते हैं सिंप्लीफिकेशन की हद तक। तो सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले इस होल कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व कीजिए। होल कॉम्प्लीमेंट किसका है? और का है, और ऑपरेशन के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका थ्योरम आपको डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहता था कि ये होल कॉम्प्लीमेंट और ऑपरेशन का इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मगर एंड के साथ। तो ए बी और ए सी और हो रहे हैं होल कॉम्प्लीमेंट में, जब इसका मैं इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो ए बी और ए सी का एंड हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने ये पढ़ाया था आपको, x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा x कंप्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय y कंप्लीमेंट। तो इस तरह से डी मॉर्गन थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया। यहाँ पे x और y की जगह पे क्या है, ए बी x की जगह पे, ए सी y की जगह पे, ठीक है। साथ में हमने ये वाला दूसरा टर्म एज इट इज रख लिया, उसके साथ कोई भी कुछ भी हमने नहीं किया, ठीक है। नाउ अब आप देखें तो अगेन आपको होल कंप्लीमेंट नजर आ रहे हैं दो, एक ये वाला और एक ये वाला। ए सी के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट और ए बी के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट। अगेन मैंने जैसे कहा, जहां जहां होल कॉम्प्लीमेंट नजर आए वहां पे घुस जाओ, उसको सिंप्लीफाई कर लो पहले। तो ए बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए सी होल कॉम्प्लीमेंट, इसमें डी मॉर्गन थ्योरम यूज हो रहा है एंड गेट वाला, क्योंकि एंड का होल कॉम्प्लीमेंट हुआ है। तो ये और के इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स में चले जाएंगे, तो ए बी होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ए सी होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, और बीच में ये वाला जो मल्टीप्लीकेशन है
ये बीच वाला मल्टीप्लीकेशन ये सेम रहा, प्लस ए बार बी बार और सी सेम रह गया। ठीक है जी, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए। यहां तक ये जो 2-3 स्टेप्स हमने किए, इसमें डी मॉर्गन जहां जहां अप्लाई हो रहे थे वो हमने कर लिया। फिलहाल डी मॉर्गन से हमारी जान छूट गई। नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट फर्दर सिंप्लीफिकेशन। जो बूलियन सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको समझाई थी उसको अब डी मॉर्गन के थ्रू हमने के बजाय हमने सॉल्व करना है, क्योंकि होल कॉम्प्लीमेंट कहीं नजर नहीं आ रहा। नाउ दीज आर टू ब्रैकेट्स जो कि मल्टीप्लाई हो रही है, तो सिंपल अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लें आप कि ए को ए कॉम्प्लीमेंट को ए कॉम्प्लीमेंट के साथ और ए कॉम्प्लीमेंट को सी कॉम्प्लीमेंट के साथ। पहले ये मल्टीप्लिकेशन कर ली तो ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाय सी कॉम्प्लीमेंट, फिर बी कॉम्प्लीमेंट को ए के साथ और बी कॉम्प्लीमेंट को सी के साथ, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। ये चार टर्म्स आ गए इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन से। फिर ये वाली चीज एज इट इज। ठीक है जी, अब इसमें रूल्स अप्लाई होंगे। जो बूलियन रूल्स मैंने 12 पढ़ाए थे वो वाले यहाँ पे अप्लाई होंगे। देखें, ए कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर अगेन ए कॉम्प्लीमेंट ही आएगा। जो जैसे ए मल्टीप्लाई बाय ए का आंसर ए आता है, इसी तरह से ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है जी, अच्छा, तो सबसे पहले हमने इसको रखना है ए के बराबर, और दूसरा इसके अंदर हमने क्या करना है, एंड अप्लाई रूल नंबर 10 टू ए बी कॉम्प्लीमेंट जी। अब देखें, ये रूल नंबर 10 की एप्लीकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखें ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, और यहाँ पे देखें सिर्फ ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों को अगर मैं साथ में लिख लूं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, तो ये बराबर हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट की। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ए प्लस ए बी बराबर होता है ए के। अब यहाँ पे ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से हमने ए बी होल कॉम्प्लीमेंट इसमें हमने लिख लिया। ठीक है, सो इन दोनों की जगह पे आपको नजर आएगा, आपको क्या नजर आएगा इन दोनों की जगह पे, इन दोनों की जगह पे आपको नजर आ जाएगा ए बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा, प्लस 1 प्लस सी भी इसके साथ अगर ऐड कर रहे हैं तो उससे भी हो सकता है, वो भी कर सकते हैं। अब अगले स्टेप में आप लिख लीजिए, ये ए कॉम्प्लीमेंट ये आ गया, ए सी होल कॉम्प्लीमेंट ये आ गया। इन दोनों की जगह पे आपको मिल गया ए बी कॉम्प्लीमेंट, और बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आ गया सेम। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसकी करनी है हमने। रूल नंबर 10 अप्लाई हो रहा है। रूल नंबर 10 कहाँ अप्लाई होगा, इन दोनों पे। ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट के। रूल नंबर 10 अप्लाई होगा तो ये ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट में इसको एक स्टेप और करवा देता हूं मैं आपको। तो इन दोनों की जगह पे ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये दोनों हमने सेम उतार दिए। फिर इन दोनों को सिंप्लीफाई कीजिए, तो इन दोनों की जगह पे फिर क्या आ जाएगा, अगेन रूल नंबर 10 अप्लाई हो रहा है। इन दोनों की जगह पे अगेन आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, बी इंटू सी सेम हो जाएगा। तो इस तरह से ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट आपको मिलता जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाएंगे, कोई ना कोई नया रूल अप्लाई होता जाएगा। ज्यादातर रूल नंबर 10 और रूल नंबर 7 इसमें यूज हुए हैं, और डी मॉर्गन थ्योरम यूज हुआ है। सो दिस इज हाउ यू कैन सिंप्लीफाई द इक्वेशंस। अब आप देखें, ये वाला एक्सप्रेशन देखें और इसके अगेंस्ट में ये एक्सप्रेशन, तो ऑपरेशंस भी यहाँ पे बच गए हैं, नंबर ऑफ ऑपरेशंस और प्रोसेसेस भी बच चुके हैं, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस हो। ठीक है जनाब, आगे चले। जी नुमान सुन रहे हैं? उमैर, मोहम्मद उमैर, जफर अली, अवैस अहमद,
पल्ले भी पढ़ रहा है कुछ, या ऐसे ही बस बैठे जी हुए सुन? जी सर, जी सर। समझ आ रहा है? नहीं सर, सुन रहे हैं सर। जी जी सर, बिल्कुल। चले जी जी सर। चले जी, अब हम आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। हमने बूलियन एक्सप्रेशन तो बहुत सारे पढ़ लिए, मतलब डी मॉर्गन थ्योरम्स के साथ, और वैसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट से एक्सप्रेशन बना सकते हैं, सारा कुछ हम कर सकते हैं, ये सारी चीजें तो हमने देख ली। मगर देखें, ये इनके अंदर रेंडमनेस बहुत ज्यादा है, मतलब कोई भी कुछ भी किसी किसी के साथ भी बन सकता है। तो इनको जब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जाएंगे इस तरह की एक्सप्रेशंस को, ये जो पीछे मैंने पढ़ाई, तो वो इम्प्लीमेंटेशन और फिर एक दूसरे के साथ उनकी करेस्पॉन्डेंस जो होगी वो इतना ज्यादा आसान नहीं होती। लिहाजा हम क्या करते हैं, व्हेनेवर वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट अ प्रोसेस, या किसी भी लॉजिक को जब हम इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, तो उसको जितनी भी मल्टीपल लॉजिक्स और मल्टीपल प्रोसेसेस है, उन कोशिश करते हैं कि उन सबका एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट बना दें, एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना दें, ताकि हमें रेफर करने में, हमें रेक्टिफाई करने में, ट्रबल शूट करने में, प्रोसेस करने में आसानी हो जाए। तो फॉर दैट पर्पस वी नीड टू लर्न द स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस। बूलियन एक्सप्रेशन के दो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ सम्स। मतलब हमने ये करना है कि किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर या तो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबका सम हो रहा हो, या फिर जितने भी सम हुए हुए हैं उन सबका प्रोडक्ट हो रहा हो। इंडिविजुअली कोई किसी के साथ ना हो, सारे के सारे या तो सम, सारे के सारे सम या तो प्रोडक्ट में जा रहे हो, या सारे प्रोडक्ट्स सम में जा रहे हो। सो इट्स सिंप्लीफाइड अप्रोच टुवर्ड्स सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्सिटी। अब किस तरह से होगा ये, बोल तो मैं क्या, आपको शायद थोड़ा बहुत समझ भी आया हो, बट इसको जब आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये 3 बूलियन एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं। अगर आप देखें इन 3 बूलियन एक्सप्रेशंस को, पहले इसको देख लीजिए, इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों प्रोडक्ट है, ये तीनों प्रोडक्ट है, और मतलब क्या हुआ कि एक प्रोडक्ट ये है, दूसरा प्रोडक्ट ये है, इन दोनों प्रोडक्ट्स के बीच में क्या है, सम है। तो हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ये सम है, किसका, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, दो प्रोडक्ट्स का सम। इसी तरह से इसको देखिए तो ये प्रोडक्ट है, इसको देखिए ये भी प्रोडक्ट है, इसको देखिए तो ये भी प्रोडक्ट है। मतलब यहाँ पे 3 प्रोडक्ट हो रहे हैं, 1 2 और 3। 3 प्रोडक्ट्स का हो क्या रहा है, सम। ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो अगेन हम कहेंगे ये सम ऑफ प्रोडक्ट, SOP। इसी तरह से ये भी है, ये 3 प्रोडक्ट्स और इन तीनों का सम, तो ये भी SOP है। अब इसमें कम से कम एक सिंप्लिसिटी हुई भी है कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका सम हो रहा है, एक यूनिफॉर्मिटी ये हो गई। मतलब देयर आर 2 लेवल्स ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एक लेवल ऑफ यूनिफॉर्मिटी आपको ये नजर आ गई, ठीक है ना। ऐसे नहीं है A इंटू ए प्लस AB। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट भी हो रहा है, सम भी हो रहा है, सारे एक साथ मिले हुए हैं, आपस में कंफ्यूज हुए हुए। इंडिविजुअली आप इसको बोल नहीं सकते हो इसमें प्रोडक्ट है तो उनका सम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहले प्रोडक्ट, फिर सम, फिर प्रोडक्ट, सारी चीजें हो रही है। तो हमने इस तरह की एक्सप्रेशन से बच के पहले इस तरह की एक्सप्रेशन पे आना है कि समहाउ जितनी भी चीजें हैं, अगर प्रोडक्ट की चीजें ज्यादा हैं तो समहाउ उन सब प्रोडक्ट का सम हो रहा हो, कोई ब्रैकेट ना हो, यूनिफॉर्मिटी एक नजर आ जाए। तो एक यूनिफॉर्मिटी आपको ये नजर आ गई, ठीक है। अच्छा, अब इस यूनिफॉर्मिटी को सर्किट वाइज अगर देखा जाए तो इस तरह से देखा जाएगा कि 3 प्रोडक्ट्स थे तो 3 एंड गेट आपके पास आ जाएंगे। पहला प्रोडक्ट था AB का, दूसरा प्रोडक्ट था BC और D का, तो BCD हो जाएगा, तीसरा प्रोडक्ट था AC का, तो AC हो जाएगा। अब इन तीनों प्रोडक्ट्स का आखिर में क्या होना है, सम होना है। तो सम के लिए हमने क्या यूज कर देना है, एक और गेट यूज कर देना है जो कि तीनों को सम करेगा। देखें ये जो और गेट है, एंड गेट है, इनके नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ सकते हैं,
2 इनपुट ऑर गेट भी हो सकता है, 3 इनपुट ऑर गेट भी हो सकता है, 4 इनपुट ऑर गेट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या रिक्वायरमेंट है, हम उसको वैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 प्रोडक्ट्स हैं, तीनों सम हो रहे हैं, तो मैंने एक ऑर गेट यूज किया और तीनों इनपुट्स उसको दे दिए। अगर आप चाहें तो पहले 2 को सम कराएं, फिर उसके आंसर को तीसरे के साथ सम कराएं, तभी कर सकते हैं, मगर उससे कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस नहीं होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये काम हमने सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन वाला ये कर लिया। तो ये है इम्प्लीमेंटेशन, मैंने आपको दिखाई सम ऑफ प्रोडक्ट का, ये सारे प्रोडक्ट, इनका ये सम, तो हमने इसको कह दिया सम ऑफ प्रोडक्ट्स। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास कोई भी जनरल एक्सप्रेशन गिवन हो, जैसे ये वाला गिवन है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, तो इसमें देखिए पता नहीं चल रहा ना कि प्रोडक्ट का सम हुआ हुआ है या सम का प्रोडक्ट हुआ हुआ है। तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं सम ऑफ प्रोडक्ट्स में। कैसे? कि ये मैं मल्टीप्लिकेशन ऊपर बाहर वाली जो है परफॉर्म कर दूं, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करूं और ए को सी डी के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो ये हो जाएगा ए बी और ए सी डी। अब देखें ये स्टैंडर्ड बन गया ना कुछ बेहतर, ये ज्यादा बेहतर लग रहा है बजाय इसकी, ये कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह से किसी भी जनरल एक्सप्रेशन को आप सम ऑफ प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये एग्जांपल्स गिवन है, इसको आप देखेंगे तो ये बखूबी आपको समझ आ जाएंगे किस तरह से हम कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं एक समझा देता हूँ, ये वाले को देख लें। पहले इसमें डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई किया, तो इसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट और इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया, फिर ये डबल कॉम्प्लीमेंट खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, ए बी और सी कॉम्प्लीमेंट हो गया, फिर इस ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करा और बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करा। अब आप देखो एक आपको ये है नजर आ रहा है, दूसरा उसके बरक्स ये नजर आ रहा है, तो ये ज्यादा सिंप्लीफाइड है। ठीक है, अच्छा, तो पहली स्टेज में मैंने आपको कहा कि हमारे पास अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो जिसमें लिखा हुआ है ए बी प्लस सी डी, ठीक है, तो इसको हमने पहले यूनिफॉर्म बनाया इस तरह से कि हमने कहा ये बन जाए ए बी और ये बन जाए ए सी डी। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड तो इसका ये बन गया, मगर इसमें भी एक प्रॉब्लम है। अगर मैं इस इक्वेशन को कंसीडर करूं ए बी प्लस ए सी डी को, अगर मैं कंसीडर करूं, तो इसमें अभी एक और नॉन यूनिफॉर्मिटी है। वो नॉन यूनिफॉर्मिटी क्या है? वो नॉन यूनिफॉर्मिटी ये है, इसका जो डोमेन है इस एक्सप्रेशन का, वो डोमेन यूनिफॉर्म नहीं है इसमें। मतलब ये कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें 2 इनपुट है और ये वाले प्रोडक्ट में 3 इनपुट है, और ओवरऑल नंबर ऑफ इनपुट्स इसमें कितने हैं? 4 हैं। कौन से? इसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है। पहले वाले में सिर्फ ए बी है, ए और बी है, सी डी नहीं है। दूसरे वाले में ए सी डी है, बी नहीं है। तो ये नॉन यूनिफॉर्मिटी है। हमें एक्सप्रेशन ऐसा चाहिए जहां पे यूनिफॉर्म इनपुट्स हो सारे के सारे कुछ इंटायर एक्सप्रेशन के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहां पे जो इनपुट मिसिंग है वहां पे वो इनपुट हमें इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। देखिएगा कैसे, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। अब स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म आप कैसे देखेंगे? स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म ये होगा, एक तो हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट्स, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट्स का भी स्टैंडर्ड बनाना। तो जैसे मैंने बताया एबीसी, एबीडी और एबीसीडी, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे भी 4 करने हैं, यहाँ पे भी 4 करने हैं। यहाँ क्या मिसिंग है? इस जगह पे सी मिसिंग है। यहाँ क्या मिसिंग है? यहाँ पे डी मिसिंग है। तो हमें इसके साथ डी को लाना पड़ेगा और इसके साथ हमें सी को लाना। मगर याद रखें, ये जो मैं कह रहा हूं इनको लाना पड़ेगा, वो किसी न किसी बूलियन मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से आएगा, डायरेक्टली नहीं आएगा। जैसे अगर किसी जनरल मैथमेटिक्स की एक्सप्रेशन में हमें कोई चीज चाहिए होती है, एक्स्ट्रा कोई चीज लानी होती है, तो उसका एक रूल होता है।
कि मैं उसको या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट कराऊं या मल्टीप्लाई डिवाइड कराऊं। मतलब अगर कोई चीज में ऐड करा रहा हूं तो वही चीज उसमें से सब्ट्रैक्ट भी कराऊं ताकि ओवरऑल इंपैक्ट ना पड़े। सिमिलरली अगर कोई चीज में मल्टीप्लाई कराना चाहता हूं तो उसी चीज के साथ उसको डिवाइड भी करा दूं पूरे एक्सप्रेशन को, ताकि उसके ऊपर कोई इंपैक्ट ना आए। बात समझ आई है? तो इस तरह से हम जहां पे जो बूलियन वेरिएबल मिसिंग होगा उसको वो बूलियन वेरिएबल हम ले आएंगे। अब यहां तक अगर बात आपको समझ में आ गई है तो मैं अगली बात आपको बताने लगा हूं। एक्सप्रेशन लिख लेता हूं पहले मैं यहाँ पे, ए बी और सी बार प्लस ए बी बार डी, ठीक है, और प्लस ए बी सी डी बार। असल मसला हमारा है, इसके साथ हमारा मसला नहीं, ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड में है, हमें इन दोनों को स्टैंडर्ड करना है। अगर मैं पहले ये कंसीडर कर लूं ए बार बी और सी बार, इसमें मुझे क्या चाहिए, इसमें मुझे डी को साथ में रखना है। तो वो डी कैसे आएगा, डी इसमें या तो ऐसे आएगा या फिर डी आएगा ए बार बी सी बार और डी बार। क्योंकि बूलियन वेरिएबल की पॉसिबिलिटीज, अकरेंस की पॉसिबिलिटीज दो है, या तो वो खुद वेरिएबल होगा या उसका इन्वर्ट होगा। मतलब जो यहाँ पे डी जो मिसिंग है वो डी लिटरल मिसिंग है। लिटरल मैंने आपको समझाया था कि वो खुद भी वेरिएबल भी हो सकता है, उसका कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो लिहाजा इसके साथ डी खुद भी आ सकता है और डी कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, लिहाजा हम दोनों को रखेंगे। वी हैव टू डेवलप अ मेथड जहां से हम दोनों को ऐड कर सके। हमें नहीं पता कि यहाँ पे डी होना चाहिए था या डी कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए था, लिहाजा हम दोनों को रखेंगे। इसी तरह से जो ये वाला एक्सप्रेशन गिवन है इसमें सी मिसिंग है, तो सी लिटरल आएगा यहाँ पे कि यहाँ पे सी सीधा सीधा वेरिएबल भी हो सकता है और उसका कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। मतलब ए बी बार सी डी भी हो सकता है और ए बी बार सी बार डी भी हो सकता है। ठीक है जी, यहां तक अगर बात आपको समझ में आ गई है कि मिसिंग वेरिएबल को लाएंगे कैसे, तो फिर मैं एक एग्जांपल इसका सॉल्व करवा देता हूं। एग्जांपल में आपको परफॉर्मेंस उसकी नजर आ जाएगी कि अब ये सी बार और सी या डी बार और डी या जो भी वेरिएबल मिसिंग है उसका लिटरल हम लाएंगे कैसे। इसका एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जो कि ये वाला है। ये एग्जांपल है, अच्छा है कि ये एग्जांपल सॉल्व करें जिसमें एक वेरिएबल मिसिंग है, दूसरे में दो मिसिंग है। देखिए ये हो गया स्टैंडर्ड, इसमें है 4, इसमें है 3 और इसमें है 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 लाना पड़ेगा और इसमें 2 लाने पड़ेंगे। इसमें जो 1 लाना पड़ेगा वो क्या होगा, डी होगा या डी कॉम्प्लीमेंट होगा। इसमें क्या लाना पड़ेगा, इसमें हमें सी और सी कॉम्प्लीमेंट, डी और डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये लाने पड़ेंगे। अभी बताऊंगा, देखिएगा इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ते कैसे हैं। तो सबसे पहले जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आपको गिवन हो तो जहां जिसको स्टैंडर्ड बनाना हो तो इंडिविजुअली बना लेना, वरना वो जो स्टेप है उसकी वैल्यू बहुत बड़ी लंबी चौड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको उठा लेते हैं, इसमें डी को इंक्लूड कराते हैं, फिर आएंगे ए बी के ऊपर। तो ए बी सी, ए बी बार सी के साथ हमने डी और डी प्लस हम इसके साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं। याद रखिएगा रूल मैंने आपको पढ़ाया था कि ए प्लस ए बार का आंसर होता है 1। तो अगर मुझे किसी के साथ डी और डी बार लाना है तो मैं क्या करूंगा, उसके साथ डी प्लस डी बार को मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि डी प्लस डी बार की वैल्यू क्या है, 1 है। और अगर इस पूरे के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस पे ओवरऑल तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर ये स्टैंडर्ड बन जाएगा। ओवरऑल उसका जो इम्पैक्ट है वो वही रहेगा, मगर ये दिखने में स्टैंडर्ड फॉर्म में नजर आए। ठीक है जी, अब पहले हमने एबीसी को डी के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये ए बी बार सी डी बन गया, ये वाला प्लस यहां ले आए। फिर
ए बी बार सी को डी बार के साथ मल्टीप्लाई कराया तो क्या बन गया, ए बी बार इंटू सी डी बार। मतलब ये हुआ कि इन ऑर्डर टू मेक ए बी बार सी स्टैंडर्ड, आपको दो टर्म्स मिले, जहां एक वेरिएबल मिसिंग है उसको स्टैंडर्ड बनाने जाएंगे तो उसके अगेंस्ट में हमें दो टर्म्स मिलेंगे, एक टर्म वेरिएबल के साथ, दूसरा टर्म उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, अच्छा जी, इसको रख लिया, मतलब हमारा एक काम हो गया, ये वाला स्टैंडर्ड बन गया। इस एक की जगह पे ये दोनों आ जाएंगे यहाँ पे। अब हमने लेके जाना है ए बी को स्टैंडर्ड बनाना। देखिए इसमें दो वेरिएबल मिसिंग है, तो जब दो वेरिएबल मिसिंग होंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें बढ़ेंगे। देखिएगा कैसे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसके साथ कौन कौन मिसिंग है। इसके साथ मिसिंग है सी और डी, तो पहले इसके साथ लाते हैं सी, फिर उसके साथ लाएंगे डी, या पहले इसके साथ ला दो आप डी और उसके साथ ला दो सी, एक ही बात है। कोई पहले सी लाओ या पहले डी लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले मैं इसके साथ सी को लेके आता हूँ। सी लाने के लिए ए बी के साथ मैंने क्या मल्टीप्लाई कराना है, सी प्लस सी बार, क्योंकि सी प्लस सी बार की वैल्यू क्या है, 1 है। रूल नंबर देख लीजिएगा, ए प्लस ए बार वाला। तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरा सी के साथ और ये पूरा सी बार के साथ, ए बार बी बार सी और ए बार बी बार सी बार। अब ये दो टर्म बन गए। अब इन दोनों टर्म्स में तीन वेरिएबल्स तो हैं, अभी मिसिंग कौन सा है, इसके साथ डी मिसिंग है, इसके साथ भी डी मिसिंग है। तो इसके साथ भी मुझे डी प्लस डी बार करना है, इसके साथ भी डी प्लस डी बार करना है, लिहाजा ये क्या हो जाएगा, ए बी से हमें मिला था ए बी सी और ए बी सी, मतलब ए बार बी बार सी और ए बार बी बार सी बार। अब इन दोनों से हमें मिलेंगे, ये वाले से मिला ये और इस वाले से बनेगा ये, कि इसमें हमने डी प्लस डी बार कराया, इसके साथ भी डी प्लस डी बार, फिर इनकी मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करो तो ए बी सी के साथ डी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए बार बी बार सी डी, फिर डी बार मल्टीप्लाई करोगे तो ए बार बी बार सी डी बार। ठीक है जी, फिर इसके साथ रखोगे तो ए बार बी बार सी बार डी, ये वाला, और फिर इसके साथ रखोगे तो चारों के ऊपर बार। तो ए बी का स्टैंडर्ड क्या बना, ये 4 बन गए। ठीक है, ये 4 अब आ जाएंगे किसकी जगह पे, अब ये 4 आ जाएंगे यहाँ पे इसकी जगह पे, और ये 2 आ जाएंगे इसकी जगह पे। तो ओवरऑल स्टैंडर्ड क्या बनेगा, ओवरऑल स्टैंडर्ड फॉर्म इस एक्सप्रेशन का आपको ये वाला नजर आएगा ऐसे। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, सम ऑफ प्रोडक्ट्स का। इसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 प्रोडक्ट्स हैं, और उन 7 प्रोडक्ट्स का यहाँ पे सम हुआ है। सातों प्रोडक्ट्स के अंदर नंबर ऑफ इनपुट्स, इनपुट की तादाद सेम है, जो कि इसको स्टैंडर्ड एसओपी बनाता है। खाली एसओपी, नॉन स्टैंडर्ड एसओपी ये है, दिस वन इज एसओपी, और ये वाला जो है, ये जो हमने ये बनाया है, ये है स्टैंडर्ड एसओपी। फर्क क्या है, फर्क ये है कि इसमें जितने भी टर्म्स हैं उन सबके नंबर ऑफ इनपुट्स मुख्तलिफ है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है। इसमें कितने हैं, सब में 4 है, और कोई ब्रैकेट्स भी नहीं है, मतलब कोई ऑपरेशन विद इन ऑपरेशन नहीं है, ओवरऑल जनरल ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन विद इन ऑपरेशन जो है वो खतरनाक होता है, जैसे नेस्टेड लूप्स होता है ना, लूप विद इन अ लूप, तो हमने इसको अलग कर दिया है। ठीक है जी, होपफुली आपको ये स्टैंडर्डाइजेशन इसकी समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब इसमें एक छोटी सी बात पहले भी मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे बोल देता हूँ, कर देते हैं हम इस बात को, कि आपसे अगर पूछा जाए कि डिटरमाइन द बाइनरी वैल्यूज फॉर विच द फॉलोइंग स्टैंडर्ड एसओपी, ये देखें स्टैंडर्ड एसओपी है, ये वाला स्टैंडर्ड एसओपी है। एक तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स हुआ है,
दूसरा 3 इसके अंदर टर्म्स है और तीनों के अंदर 4-4 इनपुट्स हैं, बराबर इनपुट्स हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि कौन सी बाइनरी वैल्यूज के लिए फॉलोइंग एसओपी एक्सप्रेशन का आंसर 1 होगा, मतलब ये वाला 1 के बराबर कब होगा या कब कब होगा। तो हमें पता है कि जो एसओपी है उसके अंदर प्रोडक्ट का सम है, मतलब आखिरी ऑपरेशन उसके अंदर और ऑपरेशन है। तो लिहाजा और ऑपरेशन के लिए इन तीनों में से कोई एक भी अगर हाई होगा कम से कम, तो इसका आउटपुट आपको हाई मिल जाएगा। एटलीस्ट 1 या 2 या एटलीस्ट 1 या इसमें से कोई भी 2 या तीनों जब हाई होंगे तो इसका आंसर हाई होगा, वरना इसका आंसर हाई नहीं होगा। तो इसके आंसर को हाई करने के लिए, हाई रखने के लिए व्हाट डू वी डू, वी से कि हमें इसके टर्म्स की वैल्यू हाई चाहिए। अब ये वाला टर्म हाई कब होगा, जब ये एंड गेट है, इस एंड गेट को हाई करने के लिए इसके चारों इनपुट्स आपको हाई करने पड़ेंगे। जब इसके चारों इनपुट्स हाई होंगे तो ये हाई होगा। एक तरीका ये है कि ए बी सी डी चारों हाई हो जाएं तो ये वाले ओवरऑल एक्सप्रेशन का आंसर 1 हो जाएगा। या तो ये कर लो, अगर ये नहीं है तो फिर ये कर लो कि ए को 1 कर लो, बी को 0 कर लो, सी को भी 0 कर लो और डी को 1 कर लो। बी और सी को क्यों 0 किया है इस वाले टर्म में, क्योंकि दोनों का इन्वर्ट है, दोनों का इन्वर्ट हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1 1 1। तो ये चारों इनपुट्स हाई हो जाएंगे और ये वाला टर्म जो है हाई हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये हाई करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 0 0 0, मतलब क्योंकि चारों का इन्वर्ट है तो चारों को 0 रखेंगे तो चारों हो जाएंगे 1 1 1 और ये वाला एक्सप्रेशन आपका आउटपुट दे देगा हाई। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ये लॉजिक डेवलप करने के लिए कि पर्टिकुलर एक्सप्रेशन कब हाई होगी। तो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का हाई होने का मतलब ये होगा कि ये डिपेंड करेगी कि उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कौन से। ठीक है जनाब, तो यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट्स जो स्टैंडर्ड फॉर्म था बूलियन एक्सप्रेशन को लिखने का, एसओपी, वो खत्म होता है। ये यहां तक मैंने आपको समझा दिया। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो या कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। इसके बाद हमने चलना है प्रोडक्ट ऑफ सम के ऊपर या प्रोडक्ट ऑफ सम्स। बहुत सारे टर्म्स जो कि सम हुए हुए होंगे उन सब का प्रोडक्ट करना, एसओपी एंड पीओएस, प्रोडक्ट्स का सम या सम्स का प्रोडक्ट। या फिर यूं मैं आपको बताऊं कि एंड ऑपरेशन फर्स्ट एंड देन और ऑपरेशन, या पहले और ऑपरेशंस और आखिर में एंड ऑपरेशन। तो इस वाले में एसओपी में क्या होता है, पहले एंड ऑपरेशन होता है, पहले प्रोडक्ट्स होते हैं तो पहले एंड ऑपरेशन, आखिर में और ऑपरेशन। पीओएस में क्या होगा, इसके उलट, पहले और ऑपरेशन, पहले सम्स होंगे बहुत सारे टर्म्स और आखिर में ये क्या हो जाएगा, उसका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये सेशन एंड हो रहा है। नोमान इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स है। मैं नया सेशन भेज रहा हूँ, उसको फिर हम उसमें फिर पीओएस पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया नुमान?